Good morning student, welcome in संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस अगेन। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन जो पॉइंट है वो डिस्कशन कर रहे थे। आई रिपीट, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। इसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सामान्यतः जो जीवों में जनन होता है जिसमें पादप और जंतु दोनों शामिल हैं, दो प्रकार का होता है। एक कायिक जनन, जिसे हम लोग अलैंगिक जनन में सम्मिलित कर लेते हैं। तो एक हो गया कायिक जनन या अलैंगिक जनन, और दूसरा जो पॉइंट हो गया वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो पॉइंट है वो है स्पेशली पादपों में लैंगिक जनन। पहले हम लोग पादपों की डिस्कशन करेंगे। तो पादप में लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं, मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब लैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात करें तो सामान्यतः लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो जीव होते हैं, जिसमें एक जीव नर और दूसरा कौन होगा, मादा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अलैंगिक जनन में जनक जो होता है वो एक होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जनक की संख्या दो होती है, जिसमें एक नर होंगे एक मादा होगा। सेकंड कंडीशन जो इसमें यह है कि इनमें युग्मकों का निर्माण होगा, यानी इसमें क्या बनेंगे बेटा, युग्मक बनेंगे। अब युग्मक बनेंगे यानी युग्मक भी कितने प्रकार के हो गए, जब जनक दो प्रकार के हैं, नर और मादा, तो युग्मक भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। दैट्स गुड। एक तो हो गए कौन से युग्मक, नर युग्मक या मेल गैमेट, और मादा जो है प्रोड्यूस करेगी या बनाएगी कौन सा युग्मक, मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के नाम क्या होंगे ये भी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल एक नर युग्मक बना और एक मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मक बना है तो ऑब्वियसली उनमें कौन सी क्रिया होगी, निषेचन क्रिया भी होगी, और निषेचन से पहले युग्मनज बनेगा और उसके बाद उससे आगे चलकर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ओके जी, समझ में आ रहा है। जब निषेचन हुआ है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है बेटा कि दो जीवों के गुणों का समावेश हुआ है, तो नई बनने वाली संतति में वेरिएशंस यानी क्या पाई जाएंगी, विभिन्नताएं पाई जाएंगी। तो ये जो मुख्य लक्षण हैं ये किसके हैं, लैंगिक जनन के। आई रिपीट, क्या क्या मैंने आपको बताया कि इसमें भाग लेने वाले जनक कितने होंगे, दो होंगे, एक नर और एक मादा। नर और मादा दोनों ही अपने अपने युग्मक उत्पन्न करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मक बनेंगे तो उनमें निषेचन क्रिया भी होगी। निषेचन के रिजल्टेंट, निषेचन के फलस्वरूप पहले क्या बनेगा, युग्मनज, और युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। बनने वाले भ्रूण में क्या होगा, वेरिएशंस होंगी या विभिन्नताएं पाई जाएंगी। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अपन आगे चलें बेटा। कोई भी पादप हो या जंतु लैंगिक जनन कब करता है, तो जब पादप, कोई भी पादप अपनी सोमैटिक ग्रोथ या कायिक वृद्धि पूर्ण कर लेता है, उसके बाद वो लैंगिक जनन करता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लैंगिक जनन करने वाला है, तो जब किसी पादप में मूल, स्तंभ व पर्ण, ये तीनों पादप के कायिक भागों में शामिल हैं, जब ये पूर्णतः वृद्धि कर लेंगे तो इसके पश्चात पादप में एक क्रिया होगी जिसे बोलेंगे पुष्पन क्रिया। फ्लावरिंग होगी, पुष्पन क्रिया होगी। पुष्पन क्रिया मतलब पुष्प का क्या होगा, निर्माण होगा, और पुष्प का बनना ये शो करता है कि पादप कौन सी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, लैंगिक अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब हम बात करें, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो 1 वर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय यानी अपनी कायिक वृद्धि
1 वर्ष में पूर्ण करने के बाद पुष्पन और फलन यानी फल बनने की क्रिया भी 1 वर्ष में ही पूर्ण कर लेते हैं। इट मीन्स 1 वर्षीय पादपों में सामान्यतः पुष्पन क्रिया अपने जीवन में, क्योंकि उनका जीवन काल 1 साल का है, तो अपने जीवन में केवल एक ही बार होगी। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। अब बहुवर्षीय पादप है तो ऑब्वियसली उनकी कायिक वृद्धि में समय बहुत ज़्यादा लगता है, कई साल लग जाते हैं, और वो हर एक विशेष मौसम में जब कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो विशेष मौसम में या विशेष ऋतु में क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, यानी पुष्प और फल का निर्माण करते हैं। जैसे इस वक्त अगर हम हमारी क्लास के बारे में बात करें तो आज ये आपकी जो क्लास चल रही है 14 जून की चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे होंगे इस वक्त आम का सीज़न है। इट मीन्स आम में पहले क्या हो रखी थी, अभी फ्लावरिंग और फूडिंग हो रखी थी। सीजनेबल, हर सीज़न में ये क्या करेंगे, जनन करेंगे, और अपने जीवन काल में अनेक बार क्या करेंगे, फल का निर्माण करेंगे या पुष्प का निर्माण करेंगे। पुष्प से ही क्या बनता है, फल बनता है। आगे बात करें, क्या कोई ऐसा पादप है जो बहुवर्षीय है, जिसका जीवन काल कई वर्षों का है, लेकिन अपनी लाइफ में केवल एक ही बार पुष्प बनाता है, एक ही बार फल बनाता है? तो ऐसा है अपने पास एक घास है बेटा। घास यानी जो कौन से कुल की है, ग्रेमीनी कुल से संबंधित होती हैं। इसमें गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इवन अपन दूब घास जो बोलते हैं वो भी घास ही है। और इसी घास में एक बड़ी घास है जिसका नाम है बांस। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है कि बांस एक क्या है, तो बांस एक घास है। इवन गन्ना भी अपने आप में एक क्या है, घास है। तो ये जो बांस है, ये बांस कई वर्षों तक अपना जीवन बिताता है, कई वर्षों का इसका जीवन काल होता है, लेकिन ये लगभग 50 से 60 वर्ष के पश्चात अपने जीवन में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है। इट मीन्स बहुवर्षीय पादप है जिसे प्रतिवर्ष क्या करना चाहिए था, फल उत्पादन या पुष्प उत्पादन करना चाहिए था, ये 50 से 60 वर्ष में केवल एक बार करता है। इसी तरह एक दूसरा पादप है जिसका नाम है नीला कुरेंजी। अब ये नीला कुरेंजी नाम का जो पादप है, यह लगभग 12 वर्ष के बाद, हर 12 वर्ष में एक बार क्या बनाता है, पुष्प बनाता है। इस पादप को आप तमिलनाडु, कर्नाटक, जो हिल स्टेशन है स्पेशली, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहाँ पर ये 12 वर्ष में एक बार पुष्प का निर्माण करता है। आगे चलें, जब हमने लैंगिक जनन की बात की तो हमारे पास जो मेन पॉइंट निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, पुष्प। आपसे कोई ये पूछे कि पुष्प क्या है, तो हो सकता है कुछ लोग बोलें कि ये पादप का बड़ा खूबसूरत और आकर्षक भाग है, कुछ लोग बोलेंगे कि साहब बहुत सुंदर होता है, खुशबू वाला होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, तना है। प्ररोह कोमल तने को कहते हैं। अब आपसे पूछे कि सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि ये रूपांतरित तना है या रूपांतरित प्ररोह है, तो आई रिपीट, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो पादप का कौन सा भाग है, लैंगिक भाग है। अब रूपांतरित प्ररोह किस प्रकार से वो आप समझिए, ये अपने पास एक तना है और तने की विशेषता ये होती है कि उसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। ये जो आप जोड़ देख रहे हैं ये क्या है, सारे पर्व हैं, और इन पर्व के बीच में ये हिस्सा जो है ये किसका है, पर्व संधि का है। यानी तने की पहचान है कि इसमें क्या होनी चाहिए, पर्व होना चाहिए, और दो पर्वों के बीच में क्या होनी चाहिए, पर्व संधि होनी चाहिए। अब ये पर्व संधि, और ये जो पार्ट है ये है पर्व। ओके जी, तो दो पर्व संधियों के बीच में क्या है, पर्व है, और पर्व संधि पर पाई जाती हैं बर्ड्स या कलिकाएं। ये कलिकाएं या तो नई शाखा बनाती हैं या ये कलिकाएं क्या करती हैं, फ्लावरिंग कर लेती हैं, यानी पुष्प का निर्माण कर लेती हैं। बात समझ में आ रही बेटे यहाँ तक? अब आगे चलें, ये एक प्ररोह है, कोमल तना है। अब मान लेते हैं कि कब ऐसा हो जाए, जैसे ये तना है, ये इसकी पर्व संधियाँ मैं बना रहा हूँ। अब इस पर्व संधि पर पाई जाने वाली कलिकाएं कुछ इस तरह की संरचना बना लें,
जिसे हम बोल सकते हैं बाह्य दल। ये कुछ तरह रंगीन संरचनाएं बना लें, ये कलिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं दल। जैसे गुलाब में आपने रंगीन पंखुड़ियाँ देखी हैं, वो दल होती हैं। यहाँ की पर्वसंधि कुछ इस तरह की संरचना बना लें, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। और यहाँ की पर्वसंधि कुछ इस तरह की संरचना, यानी इनमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, रूपांतरण हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम पास में यदि ले आते हैं तो सबसे ऊपर ये अपने पास किसी भी पुष्प का मादा संनांग है। इसके बाद नीचे ये, इसके नीचे ये कौन हो गए बेटा, पुंकेसर हो गए। इसके नीचे ये रंगीन क्या हो गए, दल हो गए। और ये कौन हो गया, बाह्य दल। और ये पुष्पासन, ये क्या बन गया, पुष्प। तो पुष्प किससे बना है, पुष्प बना है तने से। तो पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, जो लैंगिक भाग का कार्य करता है। अब हम बात करें बेटा कि जो पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक पुष्प होगा द्विलिंगी, सेकंड पुष्प होगा एकलिंगी। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये है कि इस पुष्प में नर और मादा दोनों जन्नांग उपस्थित हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जन्नांग हैं। नर जन्नांग का नाम हो जाएगा पुंकेसर, मादा जन्नांग का नाम हो जाएगा स्त्री कैसर, जिसे आप अंडप भी कह सकते हैं। ओके जी। तो द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नर जन्नांग का नाम होगा पुंकेसर और मादा जन्नांग का नाम होगा स्त्री कैसर। बट जो एकलिंगी पुष्प होता है बेटा, ये फिर एकलिंगी का मतलब है यहाँ पर दोनों में से कोई एक जन्नांग होगा। मान लेते हैं कि पुष्प में केवल नर जन्नांग है, यानी कौन है, पुंकेसर है, तो वो एकलिंगी हुआ। लेकिन उस पुष्प को बोलेंगे कौन सा पुष्प, पुंकेसरी पुष्प या स्टामिनेट फ्लावर। यदि उसमें मादा जन्नांग ही है तो उस पुष्प को बोलेंगे कौन सा, स्त्री कैसरी पुष्प। तो पुष्प कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, स्त्री कैसरी और पुंकेसरी पुष्प। चले बेटा आगे। अब पुष्प के बाद ये जो पादप आते हैं, इन पादपों के लिए भी कुछ टर्म है। जैसे एक आती है उभय लिंगाश्रयी पादप, एक आता है एक लिंगाश्रयी पादप, मोनोशियस एंड डायोसियस। उभय लिंगाश्रयी का मतलब है इस प्रकार के पादप है। देखिए उभयलिंगी या द्विलिंगी जो टर्म है वो पुष्प के लिए है, और उभयलिंगाश्रयी पुष्प के लिए नहीं है, पादप के लिए है। आपसे पूछे उभयलिंगाश्रयी पादप किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे ऐसे पादप जिन पर नर पुष्प भी हैं, मादा पुष्प भी हैं, या सारे पुष्प कैसे हैं, द्विलिंगी हैं। यानी एक ही पादप पर नर पुष्प मिल सकता है शाखा पर, मादा पुष्प मिल सकता है, या फिर पुष्प द्विलिंगी हो सकते हैं। चूंकि ये पादप दोनों लिंगों वाले पुष्पों को धारण कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, उभयलिंगाश्रयी। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन पर या तो, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन पर या तो केवल कौन से पुष्प हैं, नर पुष्प ही हैं, और किसी पर मादा पुष्प ही हैं। जब नर पुष्प हैं तो केवल नर पुष्प ही होंगे, और मादा पुष्प होंगे तो केवल मादा पुष्प ही होंगे। कई बार आपने देखा हो अपने घर में कई पपीता लगा हुआ, और पपीते पे क्या होता है, पुष्प तो लगते हैं, फूल तो बनते हैं, लेकिन फल नहीं बनते। उसका रीज़न है कि वो पुष्प, वो पादप जो है वो कैसा है, नर है, और कैसा पादप है, एक लिंगाश्रयी पादप है। इतने डिस्कशन के बाद यदि हम थोड़ा और आगे चलें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन में तीन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। कुछ घटनाएं तो होती हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व, कुछ घटनाएं होती हैं निषेचन सेकेंड को उत्पन्न, और कुछ क्या होंगी, निषेचन
या पश्च निषेचन। यानी हमने निषेचन को बेस ले लिया, फर्टिलाइजेशन को निषेचन से जो पहले हुई वो निषेचन पूर्व है, निषेचन के जो बाद हुई वो पश्च निषेचन इवेंट्स या पश्च निषेचन घटनाएं होगी। आपसे पूछे कि भाई निषेचन पूर्व क्या क्या होता है, जब निषेचन होगा उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उनमें एक तो है गैमिट फॉर्मेशन या युग्मक का निर्माण, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण। दूसरे जो होगा वो होगा युग्मकों का स्थानांतरण। ये दो घटनाएं जो हैं वो निषेचन से पहले होती हैं। कौन कौन सी? युग्मक का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। जब युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाएगी। और निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? तो पहले तो इससे बनेगा युग्मनज, जिसे जायगोट बोलते हैं, बाद में इससे बन जाएगा भ्रूण। और अपन बात करेंगे पादपों का जो भ्रूण होता है, जिसे ह्यूमन एम्ब्रियो या मानव का भ्रूण कहाँ होता है? यूट्रस में, गर्भाशय में होता है। पादपों का जो भ्रूण होता है वो जनरली उसके कौन से भाग में होता है? बीज में होता है। तभी तो बीज से नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। वो भ्रूण ही क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। ओके जी। तो अब हमें घटनाएं जो पढ़नी है कौन कौन सी पढ़नी है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, युग्मकों का निर्माण। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ गैमिट्स या युग्मकों का स्थानांतरण। थर्ड, निषेचन, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन। पश्च निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी इवेंट्स होंगी? तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या युग्मनज का निर्माण एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विच इज फाउंड इन सीड, यानी भ्रूण का निर्माण जो कि कहाँ पाया जाता है? बीज के अंदर पाया जाता है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट गैमेट फॉर्मेशन और other events. Now good luck, good day। किधर जाओगे?